वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेन एकेडमी। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती है। साथ ही से पेड एग्ज़ाम के भी तैयारी कराई जाती है। और आज जो है आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को मिलेगा इवनिंग 7 PM पे मिलेगा। मतलब 7 बजे की जो लाइव क्लास होगी उसमें आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज जो है हम डीएलएड क्लासेस जो दिन में क्लासेस ली जाती हैं मॉर्निंग या आफ्टर में, वो सब डीएलएड क्लासेस रहती हैं डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर के। और जो क्लासेस ली जाती हैं इवनिंग में, वो पेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करवाई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आज का सिलेबस हमारा है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा। तो देखते हैं। और ये हम राजन सीरीज से सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमारे 140 तक कंप्लीट हो गए थे क्वेश्चन। उसके आगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों को तत्काल मिल सके। आज हमारी 9 क्लास है। और इसमें जो है राजन सीरीज से मैं सारे लघुत्तरी प्रश्न डिस्कस कर रही हूँ। तो देर ना करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। बस आप लोग एक बार मुझे, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो आप लोग थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, और अगर सही से दिखाई पड़ रहा तो कमेंट करके और थम्स अप करके मुझे बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए। अगर आप लोगों को दिखाई ना क्लियर पड़ रहा तो अपने चैनल की आप लोग क्वालिटी को 360 240 या 360 कर लीजिए, आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आज जो है बफरिंग नहीं हो रही है, और सुबह में मॉर्निंग में क्लासेस इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। तो अभी आफ्टर में मुझे टाइम मिला तो मैंने क्लास लगा दी। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी जल्दी हम अपनी क्लासेस सिलेबस डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय श्री। फिर से देखते हैं फ्रेंड। ये प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। आदर्शवाद सत्य, शिवम सुंदरम पर आधारित दर्शन है। इसी कारण और दर्शन ज्ञान विचारों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दर्शन में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के उन समस्त विषयों को रखने पर बल दिया है। संक्षेप में अगर कहा जाए आदर्शवाद क्या है, तो जो पाठ है, जो हमारे पाठ्यक्रम है, उनका उन समस्त विषयों का आदर रखने पर बल देना ही आदर्शवाद कहलाता है। जैसे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए अध्यात्म मूलों का ज्ञान कर आत्मभूत कर सके, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयों को महत्व देता है। पहला है सत्य को, शिव को और सुंदरम को। पहला बात जो है, व्यक्ति जो है समाज में आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आध्यात्मिक मूलभूतियां कर सके, आत्मा का ध्यान कर सके। इसलिए इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया गया है। देखते हैं। पहला, सत्य का ज्ञान करने वाले विषय। सत्य का ज्ञान करने वाले जो विषय हैं वो कौन से हैं? साहित्य है, भाषा है, दर्शन है, भूगोल है, गणित है, विज्ञान है एवं बौद्धिक क्रियाएं हैं आदि। ये हमें सत्य का ज्ञान कराती है। अब शिव का देख लेते हैं। शिव का ज्ञान कराने वाले विषय कौन से हैं? शिव का ज्ञान कराने वाले विषय जो है हमारे नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा
से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैन्य शिक्षा, उद्योग आदि है। थर्ड है सुंदर का ज्ञान। थर्ड है सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय। संगीत, कविता, कौशल, निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं, स्वच्छता, सुरक्षा की क्रियाएं आदि ये जो हैं ये सब सुंदर का ज्ञान कराती हैं हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? लॉर्ड मैकाले ने निसंदेह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे सभी भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह पक्षपात सिद्धांत था। वो जो थे हमारे सभी भारतीय भाई थे, उनको सबको जो है शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वे इसे धन की बर्बादी समझते थे। वो जो था वो इसे जो है धन की बर्बादी समझता था। उसका कहना था जन समाज में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर निम्न वर्ग तक पहुँचे बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे जिससे कि कुछ समय में चौड़ा विशाल धरा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। जैसे कि उसका कहना था सारा जन समाज है उसमें अगर शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को जो मतलब गरीब है उनको अगर जो है शिक्षा दी जाएगी तो उनके लिए वह शिक्षा ऐसे हो जाएगी जैसे बूंद बूंद करके जमीन में पानी जैसे गिरता है तो जमीन उस पानी को सोख लेती है और फिर भी वो सूखा थोड़ी देर बाद धूप अधिक तेज होने पर वह सूखा क्षेत्र हो जाता है। वैसे ही जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा देने का मतलब यही होगा, उसका ये कहना था। अगला क्वेश्चन है, वुड ने अपना पत्र में किन बातों पर प्रकाश डाला था अथवा वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें क्या थी? यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। देखते हैं आंसर है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड ने किया था। जो स्वतंत्रता के पूर्व भारत की शैक्षिक स्थिति को सुधारने का कार्य चार्ल्स वुड ने किया था। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा नीति को बनाया। आप अपने नवीन लक्ष्यों के कारण ही इसे शिक्षा कटार कहा जाता है। हेडिंग है वुडवर्थ के घोषणा पत्र की मुख्य बातें। देख लेते हैं उनके पत्र में क्या क्या मुख्य बातें थी। पहली है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य एवं पश्चात ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। सेकेंड है, उन्होंने कहा कि शिक्षा देसी भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए। थर्ड है, उनका मत था पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। फोर है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को उन्होंने आवश्यक माना था। फाइव है, विद्यालय प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। सिक्स है, जन शिक्षा की स्थापना पर उन्होंने बल दिया था। सेवन है, उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित हुए। शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित हो। 8 है, व्यवसायिकी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाए। व्यवसायिकी शिक्षा के लिए शिक्षा जो है स्त्रियों को दी जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है, गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। फर्स्ट है, गोखले के प्रथम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया था। सेकेंड है, अल्प मानसिक आय वाले माता पिता के बच्चों को शुल्क न लिया जाए। थर्ड है, स्थानीय संस्थाएं भी प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन करें। फोर है, शिक्षा व्यवस्था पहले बालक फिर बालिकाओं के लिए हो। 5 है, स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यवसाय के लिए कर लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्टन समिति
हर समिति ने शिक्षा व्यवस्था पर किन बातों की अनुशासन की किन बातों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हर टाउन समिति ने शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बातों अनुशासन की। फर्स्ट है, देश में प्राथमिक शिक्षा पर अब तक कार्य तो हुआ पर संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। सेकेंड है, अपव्यय तथा अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, अतः इसे दूर किया जाए। थर्ड है, प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्षों की होनी चाहिए। 4 है, पाठ्यक्रम को जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। 5 है, विद्यालय सत्र तथा अवकाश स्थायी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। 6 है, शिक्षकों के वेतन एवं योग्यताओं में सुधार की आवश्यकता है। 7 है, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। 8 है, उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यवसायिकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर है, आदर्शवादी विचारों के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रगतिशीलता। सेकेंड है, समाज को नैतिक दृष्टि की उन्नति की ओर ले जाना। थर्ड है, समाज की विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करना। 4 है, समाज की गलत परंपराओं का विरोधन तथा समाज सुधारक कार्य करना। 5 है, समाज नेतृत्व शक्ति के लिए नागरिकों का निर्माण करना। 6 है, समाज में भावी स्वरूप का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की अगर हेल्प हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों की लाइक बहुत कम रहती हैं। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग लाइक करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मनोवैज्ञानिक रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। मनोवैज्ञानिक जो रूसो थे उन्होंने शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए थे, जान लेते हैं। हेडिंग है, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। रूसो एक अत्यंत योग्य मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना था। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न करते हैं, अपितु मानव संगार के फलस्वरूप उसमें जो कृत्रिमता का आवेश हो जाता है, उससे उसकी रक्षा करते हैं। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं की कूट आलोचना करते थे। जो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाएं थी उनकी कूट आलोचना करते थे। रूसो प्रकृति को ईश्वरी दृष्टि मानता है तथा बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति और उसका स्पष्ट मत है। वे बालक को ईश्वर से भी सर्वोच्च मानते थे और उनका जो है स्पष्ट मत था कि जब तक बालक अपने प्रकृति रूप में रहता है तब तक वह सद्गुणी, शुभ एवं श्रेष्ठ होता है, परंतु मानव तथा समाज के संपर्क में आकर वह विद्रूप है। जैसे जब तक बच्चा छोटा रहता है तब वह अपने वास्तविक जो उसका स्वरूप होता है उसमें वह रहता है। जैसे बच्चा जो है समाज के संपर्क में आकर आता है वैसे वैसे विद्रूप हो जाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बताता है, किंतु मानव हस्तक्षेप से वह अनिष्टकारी
वह अनिष्टकारी बन जाती है। रूसो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को कृत्रिमता से दूर रखकर प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है? प्रकृतिवादी विचारधाराओं के लोग विद्यार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, स्वाभाविक क्रियाओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा मूल प्रवृत्तियों का ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। अतः प्रकृतिवाद शिक्षार्थी के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवादियों ने किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया? आदर्शवादियों ने किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया? उत्तर देखते हैं। आदर्शवादियों का कहना है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट एवं निश्चित हों तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि की खोज आसानी से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारों के द्वारा विभिन्न शिक्षण विधि को अपनाया गया है। जैसे देखते हैं, अरस्तु की है, पहला है अरस्तु की विधि कौन सी थी? आगमन निगम विधि। सुकरात की क्या थी? सुकरात की विधि थी प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड है पेटालॉजी जो थे, उनकी क्या विधि थी? पेटालॉजी की अभ्यास विधि, प्रशिक्षण क्रिया विधि। हर्बर्ट की क्या थी? निर्देश विधि। फ्राबेल की क्या थी? खेल विधि। हिंगल की क्या थी? तर्क विधि। और प्लेटो की क्या थी? संवाद विधि। फिर से देख लेते हैं एक बार। अरस्तु की जो थी आगमन निगम विधि थी। सुकरात की क्या थी? प्रश्नोत्तर विधि। और थर्ड है पेस्टोलॉजी की क्या थी? अभ्यास विधि, प्रशिक्षण विधि एवं क्रिया विधि। हर्बर्ट की क्या कौन सी थी? निर्देश विधि थी। और फ्राबेल की कौन सी थी? खेल विधि थी। और हिंगल की क्या थी? तर्क विधि। और प्लेटो की क्या थी? संवाद विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा 150 क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान बताइए। शिक्षक का स्थान आदर्शवाद विचारों और आदर्शों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। वह शिक्षा में शिक्षक को सबसे ऊपर स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। आदर्शवादियों का मत है कि विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है। छात्र जो है वो विद्यालय एक उद्यान है या बाग है और छात्र एक कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है। माली की उपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त कर लेगा। जैसे एक माली अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाता है और जैसे कि कहा है कि जैसे माली जो होता है अपने बागीचे में बहुत से पौधे लगाता है, उसकी अच्छे से देखभाल करता है और उचित खाद समय पर पानी देना, ये अच्छे से जब उसी तरीके से उसकी देखभाल करता है तो पौधा भी उसी प्रकार से प्रत्येक पौधा जो है उचित रूप और अच्छे से बढ़ता है और फिर फूल फल देने लगता है। उसी प्रकार बच्चा भी जो होता है उसे कुशल शिक्षा, अच्छा आदर्श के देने चाहिए। अच्छे आदर्श रीति परंपराएं की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होता है। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। फिर भी माली उसकी उपयोगिता उसकी उपयोगिता है, वह व्यर्थ नहीं होता है। माली के लिए कुछ कार्य होते हैं, वह अपने कार्य कौशल में निपुण होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उसके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में लागू होती है।
वह छात्र को अपने सर्वोच्चतम विकास में सहायता दे सकता है तथा वे अपने नियमों के अनुसार आबाद गति से वृद्धि कर रहे हैं। जैसे माली के लिए सभी पौधे एक बराबर, जैसे गोभी का पौधा होता है और गुलाब का पौधा होता है। गुलाब का पौधा हमें फूल देता है और गोभी के पौधे से हमें सब्जी प्राप्त होती है। तो माली जो होता है वो माली या किसान माली और किसान दोनों ही अपने अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से अपने पौधों की सुरक्षा और उचित समय पर खाद पानी देते हैं ताकि वे पौधे अच्छे से पनप सके, बढ़ सके। उसी प्रकार बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी अपने जैसे पौधे जो है अपने नियमानुसार जो उनके होते हैं उसी तरीके से विकसित होते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं। उनका भी उसी हिसाब से जो बच्चों पर भी वही वैसे ही बनते हैं। ये नियम जो है शिक्षक पर भी लागू होता है। अगला देखते हैं, आदर्शवादी विचार छात्रों में किन किन गुणों का समावेश चाहते हैं। आदर्शवादी विचारक छात्रों में किन किन गुणों का समावेश चाहते हैं, देखते हैं। आदर्शवादी शिक्षा को विचार मूल्य आदर्श केंद्रित मानते हैं। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक छात्र में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं। ए है गुरु भक्ति, बी है परोपकार, सी है उच्च संकल्प शक्ति, डी है न्याय प्रिय, ई है निर्णय लेने में समर्थ, एफ है आई है सर्वहितकारी, जी है मूल्यों में विश्वास रखने वाला, एच है विनयशीलता हो, आई है सदाचारी, जे है ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो, के है सद्गुणों से युक्त हो। क्या है, आदर्शवादी लोगों का मानना है कि बच्चा जो है गुरु भक्त हो, परोपकारी हो, उच्च संकल्प शक्ति हो, न्याय प्रिय हो, निर्णय लेने में समर्थ हो और सर्वहितकारी हो, सबका हित करने वाला हो, मूल्यों पर विश्वास रखने वाला हो, विनयशीलता हो, सच्चरित्र हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो, सद्गुणों से युक्त हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन का अर्थ बताइए। उत्तर है, आदर्शवादी विचारों का मत है कि बहुत आवश्यक है। छात्र का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहकर ही छात्र आत्म अनुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं है, वे प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में है। वे नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का आशय है नम्रता, शिष्टता, अज्ञानकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना, जिससे छात्र जो है सलीन बन सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवादी के अनुसार विद्यालय का स्वरूप तथा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, देखते हैं। प्रकृतिवादी का मत है कि विद्यालय का स्वरूप एवं व्यवस्था विद्यालय की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो स्वयं प्रकृति है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है। फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो कृत्रिमता एवं औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। कक्षा, वर्ग, समय सारणी, परीक्षा आदि का बंधन नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बालक बालिकाओं दोनों की सम्मिलित कर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक में आत्म अनुशासन
भावना का विकास होना तथा वे अपने प्रकृति रूप के अनुरूप विकास कर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का वर्णन कीजिए। हेडिंग है आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान। देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान को संक्षेप में निम्नवत ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है, प्रकृतिवाद विचारधारा के कारण ही वर्तमान समय में शिक्षा में बालक के स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता, खेल विधि मार्ग प्रशस्त हुआ है। सेकेंड है, प्रकृतिवाद को ही ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता देने का श्रेय है। थर्ड है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय भी प्रकृतिवादी को ही जाता है। फोर है, आधुनिक शिक्षा ने प्रकृतिवादी विचारधाराओं के बाल केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है। फाइव है, प्रकृतिवादी ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्व बताया है। सिक्स है, प्रत्यक्ष ज्ञान कराने एवं व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा तथा अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति बताइए। प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। प्रयोजनवाद को अलंग भाषा में कहा जाता है, प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के पैरागाम तथा पैरागमेटिकोस से बना है। इसमें पैरागामा का अर्थ है किया हुआ कार्य या व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। पैरागामा कोड का अर्थ है क्वालिटी अर्थात व्यवहारिकता, क्वालिटीज अर्थात व्यवहारिक। इसका अभिप्राय यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। प्रयोजनवाद व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीकार करता है, इसके अनुसार सत्य का मूल व्यवहारिक होता है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। प्रयोजनवादी दर्शन के प्रतिपादक जॉन डेवी है। उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है अपितु साधन है। उन्होंने मानवीय समस्याओं को हल हेतु वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना। किसने माना है? जॉन डेवी ने जो है मानवों की समस्याओं की हल निकालने हेतु को वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजनवाद का किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। देखते हैं, प्रयोजनवाद के निम्नलिखित विद्वानों के निम्न नाम दिए। फर्स्ट है विलियम जेम्स ने क्या दिया है नाम? अनुभववाद या फलवाद। जॉन डेवी ने क्या दिया है? जॉन डेवी ने देखते हैं साधनवाद, कणवाद, रचनावाद, प्रयोगवाद। किलपैट्रिक थर्ड है, किलपैट्रिक ने क्या दिया है? प्रयोजनवाद। किलपैट्रिक ने जो है प्रयोजनवाद कहा है। फोर है चार्ल्स सैंडर्स पीरियस ने क्या कहा? व्यवहारवाद, अर्थ तथा क्रियावाद। ये अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान बताइए। शिक्षण विधियों में क्षेत्र के प्रकृतिवाद की देन है। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मत है कि शिक्षण में छात्र की रुचि, योग्यता, अभिक्षमता
का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वतंत्र ढंग से अधिगम कराने में छात्रों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से बालक प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक ढंग से उसका विकास हो पाता है, करने समर्थ होगा। संक्षेप में प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को निम्नबद्ध ढंग से प्रकट किया जा सकता है। फर्स्ट है क्रिया विधि से। देखते हैं, प्रकृतिवादियों ने क्रिया विधि को अधिगम की महत्वपूर्ण विधि माना है। प्रकृतिवाद निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं तथा क्रिया विधि द्वारा सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करते हैं। क्या है? क्रिया विधि के द्वारा जो है प्रकृतिवादियों ने क्रिया विधि को अधिगम की महत्वपूर्ण विधि माना है। प्रकृतिवादी निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं तथा क्रिया विधि द्वारा सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करते हैं। सेकेंड है आत्म अधिगम विधि। देखते हैं, प्रकृतिवादी इंद्रियों को विशेष महत्व देते हैं। प्रकृतिवादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं। इसलिए बालकों के ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए स्व अधिगम विधि का समर्थन करते हैं। थर्ड है भ्रमण विधि। हेडिंग है थर्ड, भ्रमण विधि। इसमें देखते हैं, प्रकृतिवादी भ्रमण शिक्षण विधि को भी बहुत अधिक महत्व और उपयोगी मानते हैं। प्रकृतिवादी विचारक विभिन्न स्थानों पर जाकर प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करते हैं। अतः यह भ्रमण विधि को शिक्षा के महत्व विधि मानते हैं। जैसे भ्रमण कहीं भी जैसे बच्चा जो है भ्रमण अलग अलग स्थानों पर जाकर वहाँ की जो संस्कृति होती है, जो पद्धति होती है, जो वहाँ की घटनाएं होती हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने से देखने में जो हमें उससे शिक्षा मिलती है। कहते हैं एक शिक्षा को पढ़ने से और एक शिक्षा को देखने से। जो देखी हुई घटना होती है वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, लेकिन जो सीखी हुई शिक्षा होती है वो भी हमें याद रहती है। लेकिन जो हम सुनते हैं या वो शिक्षा जो है हमारे याद तो रहती है लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं याद रह पाती है। लेकिन भ्रमण शिक्षा प्राप्त करने के लिए भ्रमण शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानते हैं। मानते हैं शैशवावस्था में खेल की अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था जो होती है बालक की शैशवावस्था जो है वह खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल में बालक बहुत कुछ जान व समझ सकते हैं। जैसे बच्चा जो है खेल में मरियम मॉन्टेसरी का तो यही मानना था कि बच्चों को खेल बहुत सारे बोलना, बहुत सारे वर्ड सिखा सकते हैं। बहुत सारी क्रियाएं कर हम खेल की क्रियाएं कराकर हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 159। प्रकृतिवादियों ने किन शिक्षण प्रणालियों का समर्थन किया था, उसकी लिस्ट बनाइए। हेडिंग है प्रकृतिवादी एवं शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवादी एवं शिक्षण विधियाँ। एंड टीचिंग मेथड्स। प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिकों ने निम्नलिखित शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया है। ए है डाल्टन प्रणाली, बी है ह्यूरिस्टिक प्रणाली, सी है निरीक्षण प्रणाली, डी है मॉन्टेसरी प्रणाली, ई है योजना प्रणाली, एफ है किंडरगार्टन प्रणाली। ये सब जो हैं ये सारी प्रणालियां जो हैं और ये इन सारी प्रणालियों से ही बच्चों को जो है शिक्षण खेल विधि के द्वारा ही शिक्षण दिया जाता है। चलिए आगे अगला है हमारा प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की वकालत करता है। हेडिंग है प्रकृतिवाद के अनुशासन। नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। देखते हैं प्रकृतिवाद कठोर अनुशासन को बालक के लिए उचित नहीं मानता है। इसी कारण यह दमनात्मकता अनुशासन विरोध करता है तथा मुक्तियात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रकृतिवादी विचारों को की गलत कार्यों के लिए प्रकृति स्वयं मुक्ति दंड स्वयं युक्ति जो है प्रकृतिवादियों का मानना है। उनका यह विचार है कि जो गलत कार्य के लिए
गलत कार्य के लिए व्यक्ति को प्रकृति स्वयं ही दंडित करेगी तथा अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी करेगी। किंतु बहुत से विचारकों ने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन को स्वीकार नहीं किया है। संक्षेप, प्रकृतिवादियों ने ब्रह्म शक्तियों पर आधारित अनुशासन को स्वीकार नहीं किया है। प्रकृतिवादी के अनुसार वास्तव में अनुशासन उसी समय सफल हो सकता है जब शिक्षार्थी को आदर देते हुए उनको आत्म अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया जाए, स्वतंत्र ढंग से उसको स्वाभाविक विकास का अवसर प्रदान किया जाए। चलिए फ्रेंड, आज का हमारा सिलेबस यहीं तक था। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो मेरे चैनल की इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो और थोड़ा भी आप लोगों की हेल्प हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।